नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सा यूपीएससी में। हम इकोनॉमिक्स पर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो आपने पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, और आप बिल्कुल से तैयार हो जाइए आगे के लिए। तो देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये हमने आपको जो है पहले भी शायद बताया है एक लेक्चर में कि फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका क्या काम होता है, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे। देखिए, तो इसका काम ये होता है कि राज्य और केंद्र में निधियों का नियतन करता है। ये निधियों का नियतन, देखिए आप हिंदी मीडियम में ही दिक्कत होती है, आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि निधियों का नियतन का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निधियों के नियतन का मतलब होता है फंड एलोकेशन, यानी कि अगर सरकार ने रेवेन्यू से, टैक्स से कुछ पैसा इकट्ठा किया, तो अब कितना पैसा जो है सेंटर को चला जाए और कितना पैसा स्टेट को चला जाए, ये चीज जो डिसाइड करने का काम करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग डिसाइड करने का काम करता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग हमारे देश के लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है, यह संवैधानिक निकाय है, और वो कौन सा निकाय है? वो ना स्थायी निकाय है ना संवैधानिक, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक निकाय है प्लानिंग कमीशन। लेकिन प्लानिंग कमीशन का चूंकि हेड मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे मंत्री उसमें मेंबर होते हैं, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन की पावर इनके वजह से बढ़ जाती है। और प्लानिंग कमीशन अगर ये कह देगा कि हम इतना पैसा यहां पर लगाएंगे, उतना पैसा वहां पर लगाएंगे, अर्थात आप बात को समझिए कि अगर मान लीजिए 100 रुपया रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, ठीक है, अब राज्य ने एक योजना बनाई, एक आप इसको एक फैमिली के तरीके से सोचिए कि मान लीजिए फैमिली का टोटल इनकम हमारा कितना रुपया हुआ? 100 रुपया फैमिली का टोटल इनकम हुआ। फैमिली में मान लीजिए कि एक सबसे बुजुर्ग स्टेज के लोग हैं, यानी बाबा दादी लोग हैं, फिर पापा मम्मी हैं, फिर उसके बाद बच्चे हैं, 3 स्टेज हैं ऐसा मान लीजिए। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि जो है हम लोग इस बार ऐसा करेंगे कि इस पैसे का यूज करके हम लोग एक फुटबॉल खरीदेंगे और फुटबॉल खेलेंगे, जिससे हम लोग की फुटबॉल खेलने की स्किल डेवलप होगी और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम लोग का मनोरंजन होगा। दूसरे तरफ कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि अच्छा चलो हम ऐसा करेंगे कि हम जो है पेंसिल और वो खरीदेंगे कलर, और ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, इससे दिमाग बढ़िया डेवलप होगा और अच्छी चीज़ हमको समझ आएंगी। जो भी मतलब अपने हिसाब से बच्चों ने, 2 तरीके के बच्चों ने एक फैमिली के डिसाइड किया। अब उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, बच्चों को समझ लीजिए कि सबसे लो लेवल पर है, ये है स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज हैं, ठीक है। इसके ऊपर आ जाइए, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में मान लीजिए कि किसी बच्चे की मम्मी है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार जुलाई आ रही है तो हम अपने बच्चे का एडमिशन जो है एक भला स्कूल है इसमें कराएंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा उन्होंने सुना है, ठीक है। और एक और साथ में मान लो कि चाची भी हैं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जो है ऐसा करेंगे कि अब दूध लगवा देंगे, ताकि बच्चों के विकास होने में दूध पिएंगे तो कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिल जाएगी, उनको प्रोटीन मिल जाएगा, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। और इसके बाद उसी परिवार में मान लीजिए कि एक और लेडीज़ हैं उसी एज ग्रुप की, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यार पैसे का यूज़ करके मुझे थोड़ा सा जो है मेरे पेट में दर्द रहता है, तो हमको जो है डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, और हो सकता है कि कोई समस्या हो तो इसका इलाज निकाल के हम पता कर पाएंगे। उस जगह जेंट्स मेंबर है, उन्होंने भी अपना कुछ डिसाइड किया, जैसे किसी ने डिसाइड किया कि हम जो है
इस बार ऐसा करेंगे कि घर में साइकिल खरीदेंगे, क्योंकि हम जहाँ भी बाहर जाते हैं या आते हैं उसमें आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए साइकिल खरीदेंगे। किसी जेंट्स ने मान लीजिए डिसाइड किया, मान लीजिए कि एक ऐसा भी उसी एज ग्रुप में एक ऐसे कंबाइंड फैमिली है, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है जिसके बारे में मैं मान लीजिए बता रहा हूँ। तो एक फैमिली है जिसमें दोनों ही मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेंबर्स हैं जो आउटसाइड जॉब करते हैं। तो उन्होंने मान लीजिए एक आदमी ने डिसाइड किया कि हमारी औरत है वो उसको जो है जाने के लिए हम क्या नाम से स्कूटी खरीद लेंगे, जाने में बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसी प्रकार से और भी एक मान लीजिए कि लेडीज हैं, वो उनके पास थोड़ा अपनो उनको ब्यूटी के लिए कोई सामान खरीदना है, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद उसके और ऊपर एक स्टेज पर हैं एजेड लोग हैं, बाबा दादी हैं। तो वो मान लीजिए कि दो दो लोग हैं, उसमें भी कपल्स हैं दो। तो उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि जो है हम लोग एक योग शिविर में जाना चाहते हैं, और एक लोग ने डिसाइड किया कि हम जो है केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, उधर घूमने जाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सभी लोगों ने एक अपना डिसीजन बना लिया। अब मेन इसमें देखने वाली बात है कि जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा कोई एक आदमी तो लेके नहीं आ रहा है, इसमें कई सारे मेंबर्स जॉब कर रहे हैं, कई सारे लोग कमा रहे हैं, कई सारे जगह से पैसा आ रहा है। जो बाहर काम करने नहीं जा रहे हैं वो भी घर में काम कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है, उनके कारण घर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि बच्चे भी अगर एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो एक इन्वेस्टेबल कैपिटल का काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट का काम है कि फ्यूचर में वो हाई रिटर्न दे पाएंगे अगर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि और बच्चे इनडायरेक्टली एक तरीके से अपने पेरेंट्स को इंटरटेन कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो भी अगर देखा जाए तो एक सर्विस ही है, क्योंकि बॉलीवुड भी आपको इंटरटेन करता है। बच्चे भी अगर आपको प्लीज़ कर रहे हैं या खुशी प्रदान कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वहाँ से भी आप मान सकते हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भले नहीं हो रही है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक, लेकिन सबका अपना अपना प्लान हो गया, लेकिन अब किसका प्लान एग्जीक्यूट होगा ये देखने वाली बात है। तो इसमें प्लान किसका एग्जीक्यूट होगा, मान लीजिए कि बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की फैमिली है और उसमें जो सबसे एजेड माता पिता है उनकी ही बात मानी जाती है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तो बाकी जो नीचे लोगों की प्लानिंग है, यानी बच्चे ने जो प्लान किया था कि यार हम तो फुटबॉल खरीदेंगे, कलर स्केच पेन खरीदेंगे, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। एक लोग को लेडीज़ थी, उनको पेट की दवा दिखानी थी, वो सारी चीज़ें ज़रूरी या गैर ज़रूरी ये नहीं देखी जाएंगी, बल्कि किसके प्लान को माना जाएगा, प्लान को माना जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा हमने राइट्स दे दिया है कि ये पैसे को जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से खर्च करेंगे। तो अगर हमने ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल में राइट्स दे रखे हैं कि जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं वही अपने हिसाब से खर्चा करेंगे, तो अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि सारी फैमिली अब केदारनाथ घूमने जाएगी, तो यानी कि केदारनाथ घूमने जाएगी और योग शिविर में सारी फैमिली जाएगी। भले किसी को वो चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन वही चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, और बाकी लोगों का प्लान, मान लीजिए इतना ही इनकम था कि यही जर्नी कर सकते थे तो वही जर्नी करके चले आए, और बाकी के लोगों के प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, स्कूटी नहीं खरीदी जा पाई, साइकिल नहीं खरीदी जा पाई, और फुटबॉल नहीं आ पाया, हेल्थ का चेकअप नहीं हो पाया, और कलर स्केच पेन और पेपर्स नहीं आ पाए जिससे पेंटिंग की जा सके। तो यही चीज़ हमारे देश में भी होता है। हमारे देश में भी एक केंद्र है, केंद्र वो बुजुर्ग मतलब सबसे एजेड जो वर्ग के लोग थे, बाबा दादी थे, उनकी तरह है, सबसे ऊपर रखा हुआ है केंद्र। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केंद्र के पास जो पैसा है वही पैसा वो राज्य को एलोकेट करता है। अब ये एक वित्त आयोग को मैंने संवैधानिक निकाय बताया है आपके सामने, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि संवैधानिक निकाय को अलॉट कौन करता है, कौन यहाँ पर जो है कौन बनाता है संवैधानिक निकाय को, मतलब इसमें मेंबर्स कहां से आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है या राष्ट्रपति चुनाव करता है एफसी के सदस्यों का। एफसी मतलब वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब ये सदस्य क्या करेंगे? अब राष्ट्रपति तो केंद्र का आदमी है, राज्य का तो हम जानते हैं गवर्नर है, तो ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? संविधान के आर्टिकल 280 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, शायद, मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद 280 में जिक्र किया गया है। तो ऐसे निकाय जो संविधान ने डायरेक्ट बना रखे हैं उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे कि आप डीएम बन जाएंगे तो भी आप एक संवैधानिक निकाय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक आप उसके बारे में पार्टी में पढ़ेंगे तो वही ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बारे में मैं कुछ अभी क्लियरली नहीं कहना चाहूँगा, एक सस्पेंस बना रहना चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर गा पर एक मात्रा छूट गई, मात्रा अगर छूट जाती है तो उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे आप, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओफो, देखिए मिस्टेक क्या होता है कि हिंदी में मिस्टेक्स रह जाती हैं कभी कभार, आप इस चीज़ को देख लेंगे खुद से, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है चुनाव करेगा किसका? फाइनेंशियल कमीशन के सदस्यों का। अब ये सदस्य चुन के आएंगे तो ये क्या करेंगे? राज्य और केंद्र में जो भी टैक्स इकट्ठा होकर आया है उसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास टैक्स इकट्ठा होकर के आया, ये है टैक्स, टैक्स है, इसमें कुछ पोर्शन ये इसने दे दिया किसको? स्टेट को, और कुछ पोर्शन दे दिया सेंटर को। स्टेट को दे दिया और सेंटर को दे दिया। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा फाइनेंस कमीशन। और दूसरा काम ये करेगा कि स्टेट और सेंटर को तो देगा ही, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे स्टेट है तो उनके बीच में भी ये बता देगा कि किस तरीके से हमको फाइनेंस को अलॉट करना है, किस स्टेट को कितना रुपया देना है। और इसके बाद सारे स्टेट्स उस पैसे को इंडिपेंडेंटली अपने मन से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्लान्स में लगा सकते हैं। यही दिक्कत पंचायती राज के साथ आ रही थी, आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्टेट को तो पैसा मिल जाता था लेकिन पंचायती राज को पैसा कोई मिल नहीं रहा था, तो प्लान बनाए और प्लान खाली पेपर पर रह जाए, तो कैसी दिक्कतें आएंगी उसके बारे में आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यद्यपि फाइनेंस कमीशन को संविधान ने बनाया था कि ये सारे लोगों को मतलब अलॉट करेगा पैसा, ताकि कौन सी समस्या ना हो। जैसे कि अगर एक फाइनेंस कमीशन उस फैमिली में भी होता है जिसकी मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई, तो ये अलॉट करता है कि ठीक है आपके इनकम में इतना पैसा आया है तो इतने में जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना करेंगे काम, इतने में जो बच्चे हैं वो अपना काम करेंगे, इतने में जो मिडिल पीढ़ी के मेंबर्स हैं वो अपना काम करेंगे। तो इससे क्या होता कि सबकी बात भी रह जाती, सबके मन की चीज़ें भी हो जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा कि ऐसा हो नहीं पाया। आखिर हुआ वही जो बुजुर्ग लोग चाहते थे। तो यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि सब लोगों की, चूंकि ये जनतंत्र है तो जनतंत्र में सिर्फ राज्य अपनी ना चला पाए, स्टेट की भी बात देखी जाए, सबका प्रतिनिधित्व हो पाए, इसलिए फाइनेंस कमीशन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और कुछ लोगों ने मिलकर के योजना आयोग बना दिया जो योजना बनाएगी। अब योजना आयोग ने योजना बना के पहले ही कह दिया कि इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, उतना पैसा वहाँ लगाएंगे, ऐसे काम ये करेंगे। फाइनेंस कमीशन का कोई मतलब नहीं रह गया, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा फाइनेंस कमीशन की दी गई रिकमेंडेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया और योजना आयोग, स्लाइड में आगे, योजना आयोग की जो है बातों को ज़्यादा ध्यान में देने लगे, ठीक है। तो हमारे फाइनेंस कमीशन के एक अध्यक्ष हुए। फाइनेंस कमीशन अब इन्होंने यही कर दिया कि असंवैधानिक बॉडी थी फाइनेंस कमीशन, वो जो बताए उसकी बात सुनने लगे। योजना आयोग की बात सुन रहे हैं, भाई क्यों सुन रहे हैं आप?
योजना आयोग की बात सुन रहे हैं तो गलत बात है, ठीक है। तो अब एक फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे पीजे राजमन्नार, ठीक है। 1966 से 1966 से 1969 तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेकन जो है टाइप हो गया है, तो इसको आप 69 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे पीजे राजमन्नार जी हेड थे। अब दिक्कत की बात कहाँ पर आई? योजना आयोग अपना जो है इनक्राउच करने लगा, अतिक्रमण करने लगा, किसके ऊपर? फाइनेंस कमीशन की पावर्स के ऊपर। तो पीजे राजमन्नार जी ने कहा कि यार ये तो ठीक बात नहीं है। आप पहली चीज तो आपको प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की बात सुननी है अगर, तो पहला काम तो ये करिए कि प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को एक स्थानीय निकाय बना दीजिए। इस बात को आप जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि भाई योजना आयोग की बात गलत नहीं है, आप नहीं सुनेंगे, सुनिए, लेकिन योजना आयोग क्या बना दीजिए? स्थायी निकाय, स्थायी निकाय या स्टेचुअरी बॉडी। स्टेचुअरी बॉडी, ठीक है, यह बनाने के लिए इन्होंने कह दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि वित्त आयोग और योजना आयोग का काम अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, इनका काम फिक्स कर दीजिए, ठीक है। एक तो इसको योजना आयोग का आप स्थानीय निकाय बना दीजिए और ये फिक्स कर दीजिए कि भाई वित्त आयोग ये काम करेगा, योजना आयोग ये काम करेगा। ऐसा हो जाता है कि योजना आयोग पता चलता है कि कभी रिकमेंडेशन देता ही नहीं है, तो फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात आ जाती है कि आपने रिकमेंडेशन क्यों नहीं दिया। और कभी ये रिकमेंडेशन दे देता है, हमारा देना सब बेकार हो जाता है, हमारी तो यार कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इन दोनों बातों को लेकर पीजे राजमन्नार जी ने कहा कि ये दोनों काम आप कर दीजिए। तो देखिए हुआ ये कि योजना आयोग को स्थायी निकाय नहीं बनाया गया, उनकी बात को बिल्कुल नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन जैसे जो चल रहा था वैसे ही चलता रहा, ठीक है। लेकिन बात यह हुई कि 1992 में जब आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बने, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब इसमें क्या हो रहा था कि क्या दिक्कत थी बताइए? फाइनेंस कमीशन को दिक्कत ये थी कि जो राज्य थे उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रही थी सरकार, वो सिर्फ केंद्र की बातों पर ध्यान दे रही थी। और योजना आयोग केंद्र का ही था, उसी की बात सुन रहे थे, केंद्र पे ध्यान दे रहे थे, राज्यों पर ध्यान दे नहीं रहे थे। अब जब आया नया हमारा सिस्टम इकोनॉमिक रिफॉर्म का, ठीक है, आर्थिक सुधार का काम हुआ, तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्लाइड को थोड़ा। जब ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद ज्यादातर सरकारें गठबंधन वाली सरकार आई। गठबंधन मतलब मिलीजुली सरकार, ठीक है, मिलीजुली सरकारें आई केंद्र में। तो मिलीजुली जब सरकारें आती हैं, जैसे भाजपा कांग्रेस, 3-4 लोग, भाजपा कांग्रेस तो नहीं मिलने, मतलब कांग्रेस और 3-4 लोग मिले जुले आ रहे हैं, तो स्टेट में जो विभिन्न सरकारें होंगी वो सब मिलजुल करके केंद्र में बना रही हैं। तो वह सारी सरकारें कहेंगी कि भाई हमारे स्टेट को भी फंड दीजिए, हमारे स्टेट को भी फंड दीजिए। और चूंकि गठबंधन की सरकार है, वो कभी टूट सकती है, इसलिए सरकार बचाने के लिए केंद्र राज्यों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो इस तरीके से राज्यों पर गठबंधन की सरकार आने की वजह से ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद थोड़ा स्लाइड को नीचे बढ़ाएंगे, देखेंगे। अब एक योजना वित्त आयोग ने ही, आपको मैं बताना चाहूंगा, फाइनेंस कमीशन ने ही एक सुझाव दिया कि एक संविधान संशोधन लाइए और उस संविधान संशोधन से ये कहिए कि कानून का जो हस्तांतरण करते हैं उसका वैकल्पिक कोई तरीका बना दीजिए। ये क्या हस्तांतरण करते थे? दरअसल प्लानिंग कमीशन जो स्टेट का शेयर था
उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि स्टेट को ज़्यादा पैसा मिल पाए अपनी योजनाओं के लिए। ताकि स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तक पैसा जाएगा, तो हर एक आदमी के पास पैसा जाएगा, और हर एक आदमी के पास पैसा जाएगा तो हर एक आदमी डेवलप कर पाएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि एक अलग कानून बना दीजिए जिससे आसानी से हम फंड डिवैल्यूएशन कर सकें। डिवैल्यूएशन मतलब हस्तांतरण कर सके फंड का, यानी कि और 1995 में सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी। उसके कारण टैक्स रिफॉर्म आए, कर सुधार, कृषि में और उद्योग में बहुत अच्छा विकास हुआ। ये सारी चीजें हुई कैसे कि स्टेट को ज़्यादा फंड मिल पाया, स्टेट को ज़्यादा फंड देने का तरीका इन्होंने डेवलप कर दिया। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बार स्लाइड को थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाऊंगा और अब देखेंगे, ठीक है, कि सन 2002 में, ठीक है, 2002 में 12वीं वित्त आयोग की कमेटी बैठी 2005 से 2010 के लिए, ठीक है। इसने ये कहा कि योजना आयोग और वित्त आयोग एक साथ काम करेंगे। सबसे पहले इसके जो है कौन चेयरमैन बने, कॉमन सदस्य बने सोमपाल। इसके बाद बीके चतुर्वेदी 13वें वित्त आयोग में और प्रोफेसर अभिजीत सेन 14वें वित्त आयोग में एक कॉमन मेंबर थे, कॉमन सदस्य थे। मतलब ये सदस्य प्लानिंग कमीशन के भी थे और फाइनेंस कमीशन के भी थे, दोनों जगहों के सदस्य बनाए गए। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद आइए अगले टॉपिक पर आएंगे कि और क्या क्या किया। अब हमने आपको पहले ही बता दिया एक कानून के हस्तांतरण का वैकल्पिक तरीका 1995 में स्वीकृति दे ही दी गई। तो अब अन्य अन्य तरीके आए जिससे जो राज्य सरकारें हैं उनके पास भी अच्छा खासा पैसा हो सके, वो भी अच्छे से डेवलप कर सकें। तो इसके लिए एक आया FRA। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक है, FRA आया। इसमें क्या था, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर उठाएंगे। FRA का मतलब ये था कि पहले आपको फिस्कल में एक बार फिर बताना चाहूंगा, इसके बाद आगे हमेशा फिस्कल में यूज करूंगा वर्ड, समझ पाए आप कि नहीं। फिस्कल का मतलब होता है कि राजकोष, यानी भारत देश के खजाने में कितना पैसा है, तो राजकोषीय नीतियां बनाई जाती हैं, फिस्कल पॉलिसी। इस फिस्कल पॉलिसी के से क्या होता है, राजकोष में या तो पैसा बढ़ता है या घटता है। तो बढ़ेगा घटेगा कैसे, टैक्स लेंगे उससे बढ़ेगा घटेगा ना। तो फिस्कल पॉलिसी यही होती है कि कितना हम टैक्स लेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट बैंक में देंगे, कितना रुपए तक लोन दे देंगे, उसके बारे में आपको आगे हम डिटेल में बताएंगे अभी, ठीक है। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRA पास किया। इसमें यह था कि राज्य, ठीक है, अगर अपने यहाँ FRA पास कर देते हैं, यानी अब उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी अगर उनका फिस्कल डेफिसिट में जा रहा है या फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब राजकोष या तो बढ़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है राजकोष में पैसा, या घट रहा है। ये जिम्मेदारी राज्य की होगी। फिर वो केंद्र के पास ये आके नहीं कहेगा कि देखो हमारे यहाँ पैसा खत्म है, हमको कुछ थोड़ा सा उधार दे दो। ये सारी फर्जी बातें नहीं होंगी। अगर इसके लिए राज्य तैयार है कि हाँ हम अपने यहाँ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट पास कर देंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास कर देंगे, जो कि 20 राज्यों ने पास भी कर दिया, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अंडरलाइन करके कि 20 राज्यों ने ये एक्ट पास कर दिया, 20 राज्यों ने FRA पास कर दिया। अब इससे क्या इनको फायदा हुआ कि ये किसी मार्केट से उधार उठा सकते हैं। जैसे इनको अपने डेवलपमेंट प्लान के लिए कुछ पैसा चाहिए, मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि इनको डेवलपमेंट प्लान के लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इनको अगर पैसा चाहिए तो जो है ये मार्केट में किसी से भी उधार ले सकते हैं। समझिए इस बात को, मार्केट में किसी से भी, प्राइवेट से सरकार उधार ले सकती है। प्राइवेट से सरकार कहती है कि भाई हमको इतना पैसा दे दो और हम इससे अपना एक योजना चलाएंगे। मान लीजिए कैसी योजना कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबके घर में लैट्रिन बनवाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया देंगे, ठीक है।
या फिर हम चाहते हैं कि सभी के बच्चे स्कूल जाएं, तो उसके लिए हम कोई योजना चलाना चाहते हैं कि अगर बच्चा आपका पढ़ेगा, या फिर छोटे बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष, ऐसे कोई मिशन हम चलाएंगे तो उसके लिए हम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। या फिर जैसे हम सिलेंडर घर घर में बांट रहे हैं सभी लोग को कि एक बार आपको सिलेंडर दे रहे हैं, लकड़ी मत जलाइए, पोल्यूशन कम हो। तो उसके लिए जब हम लकड़ी बांटेंगे लोगों को, ठीक, तो क्या होगा, जब लकड़ी हम लोगों को बांटेंगे तो मतलब सिलेंडर जब हम लोगों को बांटेंगे तो क्या होगा, उसमें पैसा खर्च होगा। और वो पैसा अगर केंद्र ने इतना नहीं दिया है कि आपके पास है, राज्य के पास है, तो राज्य ये कर सकता है कि डायरेक्ट मार्केट से कितना रुपया भी लोन ले सकता है बिना केंद्र के किसी परमिशन के। और उसके लिए क्या करना होगा, उसको FRA अपने आप पास करना होगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास करना होगा, जो कि 20 राज्यों ने पास किया, और इससे उनको फायदा होगा। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि VAT एक वैल्यू एडेड टैक्स पहले चलता था, यह VAT वैल्यू एडेड टैक्स था, इसको बदल के इन्होंने कर दिया GST कर दिया। तो इससे क्या होगा, राज्य का कर जो था, राज्य जो कर इकट्ठा करता था वो बढ़ गया, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स पहले था वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र इकट्ठा कर लेता था। लेकिन अब GST जो है उसमें दो तरीके की GST होती है, या GST CGST, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट GST लेती है और एक स्टेट GST होती है। तो GST में सेंटर को भी पैसा मिल जाता है और राज्य को भी पैसा मिल जाता है, तो इसलिए राज्य जो कर इकट्ठा कर रहा था उसमें उसके इंक्रीजमेंट हो गया। तो अब राज्य के पास और पैसा रहेगा कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे कि उस फैमिली के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसमें सब लोग ये कहते हैं कि जो पैसा हम यहाँ से कमा रहे हैं इसको हम अपने प्लान में एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 स्टेट ने FRA पास कर दिया। FRA पास करने का मतलब फिर से मैं आपको बता दूँ, FRA पास करने का मतलब वो किसी भी मार्केट के किसी भी आदमी से उधार ले सकते हैं, कितना भी रुपया उधार ले सकते हैं। अब उधार ले लेंगे रुपया, तो क्या मार्केट वाला ऐसे ही दे देगा? आपको ये सोचने की बात है, यहाँ पर सोचिए कैसे उधार लेंगे। अगर मान लीजिए सरकार आपसे आए, सरकार कह दे कि हमको भाई आप इतने करोड़ रुपया उधार दे दीजिए, तो मार्केट वाला तो यार कहेगा कि पता नहीं सरकार है उधार भी ले ले, और बाद में कहते कि तो तुम टैक्स में हम इसको काटे ले रहे हैं, तुम्हारे यहाँ काटे ले रहे हैं, वहाँ काटे ले, कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ये पता लगे क्या है उधार लेना? उधार लेने का मतलब कोई चीज़ ये जैसे गिरवी रख करके, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एक कंपनी थी डिस्कॉम कंपनी। डिस्कॉम कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। देखो सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी पहले पैदा करती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन कैसे करती है? कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जहाँ पर नदियाँ तेज स्पीड में बहती हैं वहाँ नदी के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, फिर वो उस इलेक्ट्रिसिटी को हर एक घर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूट का करने का काम कौन करता है? डिस्कॉम कंपनीज। डिस्कॉम यानी कि उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग था, वो पहले ये काम कर रहा था। मान लीजिए पहले वो बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन जब FRA एक्ट पास कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने, तो अब उसके पास राइट है कि हम ये अपने यहाँ की जो बिजली विभाग है इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे, और उसके बदले जिसको हम ये देंगे उससे हम इसके बदले खर्च से पैसा ले लेंगे, और उससे हम अपने जो भी योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, उनको आगे फॉलो कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि इस तरीके से राज्य किसी से भी उधार ले सकता है और अपने एसेट्स को दे करके उधार ले लेगा, और इसके बाद प्राइवेट उस पर अपना इनकम करेगी, तो वो चीज़ भी चलती रहेगी, वो आपकी बंद नहीं हो रही है। डिस्कॉम कंपनीज बंद नहीं हो रही, वो आपका काम चल ही रहा है। थोड़ा सा लोगों पर बर्डन पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा फीस ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन काम उससे रेगुलेट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लिथार्जिक हो जाते हैं, करप्शन वहाँ पर बढ़ जाता है। अब आगे साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, ठीक है, कि
डिस्कॉम कंपनीज प्राइवेटाइज हो गई, उदय बांड्स बेचे गए और बहुत सारे स्टेट्स ने डिस्कॉम कंपनीज के उदय बांड्स बेचे और लगभग बहुत सारे योजनाओं में उसको लगाया। ठीक है, अब अब आगे की बात करेंगे कि जैसे स्टेट्स को एक और फायदा देने के लिए नीति आयोग ने काम किया। नीति आयोग जो कि 2015 में आया है, ठीक है, उसने क्या किया कि राज्यों को एक और मजबूत पद पर बैठाया। किसमें? नीति आयोग में, अपने गवर्निंग काउंसिल में, जीसी में, या फिर नीति में खुद ही राज्य एक अच्छे स्तर पर पहुंचेंगे। यानी नीति आयोग नहीं डिसाइड करेगा आप कितना पैसा हमको देना है राज्य को, बल्कि नीति आयोग में राज्य का भी एक आदमी बैठेगा जो उसमें मिलजुल करके डिसाइड करेगा कि कितना पैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यही कहा जाता है कि जो है सेंटर में स्टेट का जो बेस्ट फ्रेंड है वो नीति आयोग है। पहले यही एनडीसी के लिए कहा जाता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है। तो इस तरीके से नीति आयोग ने अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, और वित्त आयोग के बारे में बताया और प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया, और इससे सेंटर को कैसे फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। बोर्ड पे पता नहीं कहाँ से कीड़े आ जाते हैं। अब हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब हम करने जा रहे हैं समालोचना। समालोचना मतलब क्रिटिसिज्म देखेंगे। ठीक है, क्रिटिसाइज करेंगे क्या क्या कमियां आज तक जो प्लानिंग हुई उसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या अच्छाइयां रह गई और क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि सीखम बीते युगों से नए युग का स्वागत करेंगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी रह गई। ठीक है, तो पहले हमें जान लेना चाहिए पर्सपेक्टिव प्लानिंग होती क्या है। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग ये होती है कि एक तो मूल्यांकन पर आधारित जो हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, मूल्यांकन पर आधारित प्लानिंग करते हैं और लगातार प्लानिंग होती है जिसमें एक दीर्घकालिक और अल्पकालिक हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन पर आधारित क्या योजना होती है? मूल्यांकन पर आधारित इस तरीके से कि टेस्ट इवैल्यूएशन करते हुए, अपने आप को मूल्यांकन अपना बार बार करते हुए हम प्लान करेंगे। यानी कि आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये देख लिया कि हम एक महीने में कितने पोर्शन को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, उसके हिसाब से आपने एक टेस्ट दे दिया तो आपका मूल्यांकन हो गया कि आपने ठीक से प्रिपेयर किया कि अभी और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर आपने देखा कि इससे ज़्यादा हमने प्रिपेयर कर लिया, कम ही टाइम में प्रिपेयर कर लिया। तो ये मूल्यांकन से फ़ायदा बहुत बढ़िया हो जाता है कि कहाँ पर योजना में, जैसे कि भारत के संदर्भ में करें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना और अधिक पैसा लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, ये क्लियरिटी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं कि दीर्घकालिक योजनाएं बनाते हैं और लघुकालिक योजनाएं बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात देख लेंगे कि मूल्यांकन किस तरीके से हमारे देश में होता था योजनाओं का। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए क्या करते थे हमारे यहाँ पर, दो तीन समस्याएं थी। दो तीन समस्याएं ये थी कि कोई एक बॉडी ऐसी नहीं थी जो पूरे देश का डेटा कलेक्ट कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर कोई निकाय डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं था। डेटा कलेक्ट करके ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना हमारे प्लान का इफेक्ट कितना हुआ। मैंने शिक्षा का हमने प्रोग्राम लगाया तो हम देखें पहले कितने लोग शिक्षित थे, अब कितने लोग शिक्षित हो गए, शिक्षित होने से उनको क्या लाभ मिला, कितने लोग उसमें अर्निंग करने लगे, कुछ नया जीडीपी में ऐड करने लगे, ये सारी चीज़ें हम पता करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मूल्यांकन होगा।
तो मूल्यांकन पर जब हम आधारित की बात करते हैं, ठीक है, इस बात को आप समझने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा कि जब मूल्यांकन पर आधारित की बात करते हैं तो मूल्यांकन ना हो पाने की वजह क्या थी कि कोई एक ऐसी बॉडी नहीं थी, ठीक है, कोई आयोग नहीं था। पहली बात हो गई, ठीक है, आयोग कोई नहीं था जो मूल्यांकन का इकट्ठा कर पाए डेटा। फिर अगर इकट्ठा भी होता था तो संघीय तौर पर, संघीय स्तर पर, मतलब कि कैसे कि सारे राज्य इकट्ठा करके डेटा इसके बाद सेंटर को देते थे, ठीक है, तो उनको एनालाइज किया जाता था। और पुराने मेथड से डेटा एनालाइज होता था, मतलब पुराने मेथड से डेटा को कलेक्ट किया जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि इस साल का जब हमने प्लान बना दिया तब पिछले साल का हमको रिजल्ट पता चल पा रहा है, ठीक है। शुरुआत में हमने दीर्घकालिक और इसमें ये भी देख लीजिए कि शुरुआत में हमने 20 साल के लिए दीर्घकालिक योजना बनाया और 5 ईयर प्लान बनाया। 5 साल पंचवर्षीय योजना लघुकालिक हमने बनाई या अल्पकालिक हमने बनाई। लेकिन हमारा पहले ही प्लान में इतना मॉरल डाउन हो गया, मॉरल खराब हो गया कि हमने कहा यार ये तो हमसे हो नहीं पाएगा दीर्घकालिक वाला, तो इसको हमने बनाना आगे छोड़ दिया, ये यहीं पर ड्रॉप कर दिया और सिर्फ पंचवर्षीय योजना ही बनाते रहे। लेकिन जब 10th प्लान आया है, 10th प्लान, ठीक है, तो 10वें पंचवर्षीय योजना में हमने एक बार फिर से दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं, ठीक है, और प्लस 11वें प्लान के लिए मॉनिटरेबल टारगेट सेट किए, यानी लक्ष्य, एक तरीके से लक्ष्य सेट किया, लक्ष्य सेट किया कि यहां हमको पहुंचना है। और उनको कैसे हम चेक करेंगे, ये भी चीज डिसाइड की। दूसरा, मूल्यांकन का क्या इलाज हुआ कि जब हमारे सी रंगाराजन अध्यक्ष हुए, सी रंगाराजन कहाँ के अध्यक्ष हुए, जब सी रंगाराजन हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हुए, एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने तो सन 2000 में, तो इन्होंने कंप्यूटराइज्ड मेथड बनाया कि इससे हम सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और एक राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर डाटा इकट्ठा करने की नोडल बॉडी बनाई, करने का नोडल बॉडी बनाया, ठीक है। नोडल बॉडी मतलब जहां पर किसी को भी कोई समस्या हो तो वहां पर जाकर पूछ सकते हैं या फिर वो रेगुलेट करेगी, वो अपने तरफ से, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ब्रेन, एक मशीनरी बनाई जो पूरे देश में इकट्ठा करेगी डेटा प्लस, और इसको कोई रोक टोक नहीं करेगा इकट्ठा करने से डेटा, प्लस क्या करेगी, दूसरा काम इसको कंप्यूटरीकृत किया, कंप्यूटरीकृत किया यानी कि डेटा आज इकट्ठा हुआ, आज के आज आ गया। अब ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की साइट हैं जो डेटा तुरंत फटाफट देती हैं, जैसे कि आपने कोरोना में देखा होगा कि भारत में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो भारत सरकार की थी, जो आपको फटाफट कितने लोग मरे, कितने लोग इफेक्टेड हुए, सब पूरा डेटा फटाफट दे देती थी। तो इससे क्या होने लगा, फास्ट डिलीवरी होने लगी। तो अब आपको फट से पता चल सकता है कि आज हमने प्लान लागू किया, ठीक,
और कितने लोगों को जो है प्लान, कितने लोगों तक योजना पहुंची, कितने लोगों ने फॉलो किया, क्या क्या हुआ, सारी चीज पता चल जाएगी। ठीक है, इससे हर तिमाही हम लोग रिव्यू करने लगे और कैसा हमारा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम बजट अपना एलोकेट करने लगे। ये सारी चीजें, इससे फायदा हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग का अभाव भले था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग जरूरी है, ये सरकार को नहीं पता था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग के लिए योजना भवन में एक अलग डिपार्टमेंट है, भवन में एक अलग डिपार्टमेंट है इसके लिए, सन 1970 से। तो सोचिए, ठीक है। इसके बाद असंतुलित विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। असंतुलित विकास हुआ क्योंकि नया नया हमारे देश में जनतंत्र आया था, नया नया जनतंत्र आया था और राजनीति बहुत ज्यादा थी, ठीक है। नई डेमोक्रेसी प्लस राजनीति, इन दोनों चीजों ने क्या किया इन दोनों चीजों ने क्या किया, आप खुद से सोचिए। इसने क्या किया कि जो भी केंद्रीयकृत योजनाएं बनाई गई, तो योजना इंसान ने ही तो बनाई, तो उसने ये नहीं देख के बनाया कि हम पूरे देश के लिए बना रहे हैं। वो अगर आदमी था किसी एक जगह का, बहराइच का आदमी था, तो उसने कहा बहराइच का विकास अच्छा कर ले, तो उसके लिए प्लान बनाया, इस तरीके से प्लान बनाया। तो इससे क्या हुआ, कुछ जगहें ज्यादा डेवलप हो गई और कुछ जगहें पिछड़ी रह गई, ठीक है। कुछ जगहें ज्यादा डेवलप हो गई और कुछ जगह पिछड़ी रह गई। अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो जो ज्यादा डेवलप हो गई थी वहां पर जब प्राइवेटाइज किया गया तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़े, क्योंकि प्राइवेट वाला आदमी अपना वहां पर अपने मार्केट को लगाएगा जहां पर लोग थोड़ा डेवलप्ड हैं, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। अनडेवलप्ड जगह पर उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको मार्केट नहीं मिलेगी। अनडेवलप्ड जगह पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि उसके सामान को खरीद पाए। तो इसलिए ये देखा गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे जगह पर जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड थे वहां पर और उन्होंने डेवलपमेंट बढ़ाया, और जहां पर डेवलपमेंट नहीं था वो हमेशा पीछे रहते और पिछड़ते पिछड़ते चले गए, ठीक है। बिल्कुल कमाल की बात हो गई। एक मैं 4 लाइनें इस पर कहना चाहूंगा कि पता नहीं क्यों नियम एक जग में अजस्त्र चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। पता नहीं क्यों नियम एक जग में अजस्त्र चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जग में एक ऐसा नियम चलता है कि जहां पर आप देख रहे हैं कि लेस डेवलप्ड रीजन है वो लेस डेवलप्ड ही रह जा रहा है और लेस डेवलप्ड हो जा रहा है और बर्बाद हुआ जा रहा है, और जो डेवलप है वो डेवलप हुआ जा रहा है एकदम, वो और फायदे में जा रहा है। तो नई डेमोक्रेसी थी, राजनीति थी, सब लोग अपने अपने एरिया को डेवलप करने में लग गए। रिफॉर्म के बाद भी हम देख रहे हैं डेवलप्ड रीजन में ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करना प्रेफर किया। तो बैकवर्ड रीजन को कैसे प्रमोट करे गवर्नमेंट, तो बैकवर्ड रीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने
नीति बनाई, बहुत ही खतरनाक नीति बनाई। अभी आप देखेंगे कहेंगे वाह ये तो खतरनाक नीति है। तो डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई 10वें प्लान में, 10वें पंचवर्षीय योजना में, 10th प्लान में उसने ये बताया कि डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मतलब विभिन्न विकास की योजना, विभिन्न या भिन्न भिन्न विकास योजना नीति। इसका क्या मतलब है? डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसका मतलब कि हम जो कम डेवलप्ड एरिया हैं वहां पर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे और जो ज्यादा डेवलप्ड हैं उनसे टैक्स ज्यादा लेंगे। यानी जिसके पास 500 रुपया है उससे मैं 10 रुपया टैक्स ले लूंगा, और या जिसके पास 500 रुपया है उससे हम 50 रुपया टैक्स ले लेंगे, और जिसके पास 100 रुपया है उसको हम 50 रुपया फ्री का दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि 100 वाले के पास 150 हो जाएगा और 500 वाले के पास 450 ही बचेगा। तो इससे दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, एकदम नहीं बराबर हो जाएंगे लेकिन थोड़ा एक विकास के एक लय में आ जाएंगे, विकास के एक बराबरी में आ जाएंगे। तो इस चीज को हमने करने का प्रयास किया, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करने का प्रयास किया गया। जब रिफॉर्म हुआ तब उसमें भी कुछ ऐसी पॉलिसी लाई गई, ऐसी नीतियां लाई गई कि जो बैकवर्ड रीजन में अपना उद्योग धंधा लगाएगा या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा उसे हम थोड़ा सा टैक्स में छूट दे देंगे, थोड़ा सा मदद कर देंगे ताकि वहां पर भी लगाई जा सके, उद्योग धंधे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, ठीक है। इसके बाद योजना जो थी बहुत ज्यादा केंद्रीकृत थी। तो स्क्रीन को थोड़ा सा शिफ्ट और करेंगे तो इस चीज को हम देख पाएंगे कि जो योजना हमारी थी वो बहुत ज्यादा केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का क्या मतलब हुआ? एकदम से रॉकेट साइंस जैसा ही वर्ड है। केंद्रीकृत का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि योजना जो थी वो केंद्र बना रहा था पूरी तरीके से, ठीक है। हमने जैसे कि अभी आपको जो कहानी सुनाई, अब देखिए क्या है कि एक एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हो गए, आपको हमने बताया है, प्लस एमएलपी बहुस्तरीय योजना मतलब मल्टी लेवल प्लानिंग। इसके साथ साथ इनका यूज करके एक तरीके से समझिए पीआरआई गठित हुई, जो कि किससे गठित हुई? इनसे गठित हुई, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पीआरआई बन गई, ठीक है। पीआरआई तो एक तरीके से क्या काम करेगी? डिसेंट्रलाइज का काम करेगी, यानी विकेंद्रीकृत योजना, विकेंद्रीकरण होगा योजना का, लेकिन फिर भी केंद्रीकृत योजना थी, ठीक है। तो उसको विकेंद्रीकृत जब किया गया इन सारी चीजों से, ताकि केंद्र ही योजना ना बना पाए, सब लोग योजना बना पाए। यानी कि सिर्फ घूमने ही नहीं जाएंगे, बच्चा फुटबॉल भी खरीदना चाह रहा है वो भी हो जाएगा, आंटी जो है हेल्थ चेकअप कराना चाह रही वो भी हो जाएगा, सारी लोगों की बात रखी जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है ये काम तो हम कर देंगे। सेंटर ने सपोर्ट किया स्टेट को, लेकिन ये चाहा कि आप राजकोषीय रूप से एकदम ट्रांसपेरेंसी रखिए, एकदम से पारदर्शिता बनाए रखिए, बेईमानी कोई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसने ये गाइडेंस दिया कि जो लोग हैं वो भी ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, अपने वादों को पूरा करने की ये एटीट्यूड अपने तरफ डेवलप करें कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें लाएं। साथ ही साथ कुछ लोकपाल एक्ट या ये सारे एक्ट भी पास किए गए गवर्नमेंट से, जिससे कि राजकोषीय पारदर्शिता बनी रहे, जो भी पैसा सरकार ले रही है उसको डायरेक्ट एमपी एमएलए खा ना जाए, इसके लिए
ये सारी चीजें की गई। मतलब अब जो 10th 11th 12th प्लान्स आए, ये सारी जो योजनाएं आई, ये थोड़ा विकेंद्रीकृत थी। ठीक है। अब रोजगार के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत खराब भारत ने जो है टेक्निक अप्लाई करी। कैसे बहुत खराब टेक्निक अप्लाई करी कि इन्होंने पूंजी पर केंद्रित उद्योग लगाए। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्री यानी उद्योग दो तरीके के होते हैं। उद्योग की अगर बात की जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, देखिए फोकस ही खराब हो गया। उद्योग जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला कैपिटल इंटेंसिव, और दूसरा लेबर इंटेंसिव। अब उद्योग की बात करेंगे तो प्राइवेट तरीके का उद्योग आप समझ लीजिए कि उद्योग से आप ये समझिए कि प्राइवेट चीज है। तो कैपिटल इंटेंसिव किस चीज की तरफ जाएगा? कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा। लेबर इंटेंसिव फ्री मार्केट इकोनॉमी डेवलप करता है। किस तरीके से होते हैं उद्योग? देखिए, कैपिटल इंटेंसिव उद्योग ये होगा कि उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी होता है कैपिटल का मतलब। तो इसमें पूंजी ज्यादा लगेगी। ठीक है, पूंजी ज्यादा लगेगी मतलब महंगी महंगी मशीनें खरीद लाएंगे हम, जिससे लेबर की हमको कम जरूरत पड़े। ठीक है, महंगा सामान खरीदेंगे। तो इन्होंने, भारत ने ऐसे उद्योग शुरू किए जिसमें पूंजी ज्यादा लगे। भारत के पास क्या था? भारत के पास पॉपुलेशन ज्यादा थी, भारत के पास पूंजी ज्यादा नहीं थी। ये ऐसे उद्योग चला सकते थे जिसमें लेबर ज्यादा लगे। लेबर ज्यादा लगते तो लेबरों को ज्यादा पैसा मिलता, हमको ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता, और इनकम होता तो सबका डेवलपमेंट एक बराबर होता, सबको रोजगार मिल पाता। लेकिन इन्होंने ऐसी उद्योग लगाए जिसमें पूंजी ज्यादा लगे। तो जब भाई पूंजी ज्यादा लगेगी तब क्या होगा? उधार लेना पड़ेगा। तो भारत ने उधार भी लिया अपने इसको डेवलपमेंट करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट भी कम दे पाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी ये कम दे पाए। साथ ही साथ इसमें एक और कमी थी। एक और कमी आप सोचिए इसमें कौन सी थी? ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव होने के साथ ही साथ एक और कमी थी इसमें। दूसरी कमी ये थी कि ये सारी सरकारें योजनाएं सरकार चला रही थी। तो सरकार क्या दे रही थी? पीएफ, पेंशन, सैलरी, ये सारी दे रही थी। लेकिन ये सब किसको? कम लोगों को, कम लोगों को दे रही थी। तो कम लोगों को देने से सरकार का ये सब तो जा ही रहा है, पैसा ज्यादा यहां जा ही रहा है। लेकिन मार्केट में ये सब सामान कैपिटल इंटेंसिव का कोई खरीदने वाला नहीं है, तो इसको फायदा उतना नहीं हो रहा है। लेबर इंटेंसिव पे सबके पास पैसा जाता तो सब लोग खरीदने वाले, सब लोग खरीदार होते, तो सबको फायदा होता। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ये चीज हो गई, पीएफ पेंशन में पैसा खर्च कर दिया, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री रखी जो कि लेबर इंटेंसिव रखनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसको सरकार ने सही कैसे किया? सही इस प्रकार से किया सरकार ने कि जब 10th प्लान आया है लगभग, तब सरकार ने एग्रीकल्चर को पीएमएफ बना दिया, अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था। आपको ये बात याद ही होगी। तो एग्रीकल्चर के चलते लेबर इंटेंसिव एग्री इंडस्ट्रीज लगाई। एग्री इंडस्ट्री का मतलब है कि कृषि के सामान, किसी के औजारों आदि को बनाने के लिए इंडस्ट्री लगाई। ठीक है,
तो कृषि का औजार बनाने के लिए भाई जब इंडस्ट्री लगा दी इन्होंने, किसने लगा दी? सरकार ने लगा दी। कृषि का सामान बनाने के लिए जब इंडस्ट्री लगा दी, पीएफ पीएफ पेंशन सैलरी आदि इत्यादि कम लोगों को दे रही थी। अब कृषि वाले में ज़्यादा लोग आ गए, एक तो सैलरी वगैरह इनको जो है कम देनी रहेगी, और साथ में ये सामान खरीदने से एक तो एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, और दूसरा इसको खरीदने वाले किसान भारत में 55% है। तो 55% इसको लेंगे तो इसके लिए मार्केट अच्छी मिल गई, यानी डिमांड हमने बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा लेबरों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोग के पास पैसा हो जाएगा, अब ज़्यादा लोग इसको खरीद सकते, तो इस तरीके से इकोनॉमी हमारी रन करेगी, तो देखिए डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर था बेज एम्प्लॉयमेंट। बेज एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार तनख्वाह दे रही है, आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, आपको बेज मिल रही है। और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर होता है, आप अपनी कोई दुकान खोल के बैठे हैं और 4 लोगों को रोजगार देना है। तो अब सरकार ने बेज एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट किया, बेज से सेल्फ की तरफ। कहाँ शिफ्ट किया है? बेज से सेल्फ की तरफ शिफ्ट किया है। इससे क्या होगा कि जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है तो आदमी उसमें ज़्यादा कासस होता है, ज़्यादा सचेत होता है, ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे आपके यहाँ अगर लेबर लगा दिए जाए काम करने के लिए, तो आपको एक ठेकेदार रखना पड़ेगा जो लेबरों को देखे, वरना एक आदमी आपके घर का ही बैठा होगा, कोई बुजुर्ग होंगे, घर वर बना होगा, आपने देखा होगा कि वो लेबरों को बीच बीच में जाके देखते रहते हैं कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लेबर को तो 300 रुपया मिलना है शाम को, चाहे वो मेहनत से काम करे चाहे वो बिना मेहनत के काम करे, तो उसे तो उतना मिल जाएगा। तो वो मेहनत से काम तब करेगा जब उसको आप देखते रहेंगे, तो वो किसमें है? बेज एम्प्लॉयमेंट में। तो बेज एम्प्लॉयमेंट में एक मॉनिटर करने वाला, एक हमको सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। उसी जगह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आदमी चूंकि जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, तो इसलिए उसको मोटिवेशन अलग मिलता है और वो अधिक काम करता है। तो इस तरीके से बेज से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट किया, उससे हमें फायदा हुआ। दूसरा, एग्री इंडस्ट्रीज लगाई, जिससे कृषि के औजारों आदि को बनाने के लिए हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगानी पड़ी। अब इसके बाद 5वां कार्ड देखिए क्या है, समालोचना है कि इन्होंने एक काम बहुत गलत किया कि इन्होंने भाई पीएसयूज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया। पीएसयूज पर तब भी ये जोर देते रह गए जब पीएसयूज घाटे में चली गई, ठीक है, घाटे में चली गई, तब भी ये जोर देते रह गए पीएसयूज पर। इसके कारण काफी हमें घाटा हुआ, वित्तीय राजकोषीय घाटा हुआ हमें काफी। इस बात को आप समझिए, इसके कारण बहुत घाटा हुआ, और घाटे में भी, इसमें भी पीएसयू पर जोर दिया। तो हमेशा यार पीएसयू पर ही ये हमारी सरकार फोकस करती रह गई। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या गलती किया कि पीएसयू जो लगाई वो गलत लोकेशन पर लगाई, सही जगह पर लगाया नहीं उद्योगों को। उद्योगों का जो चुनाव किया इन्होंने कि इस जगह पर हम अपना उद्योग लगाएंगे, वो जगह गलत चुनाव किया। क्यों गलत चुनाव किया? उसके पीछे भी एक कारण था। इन्होंने सोचा कि हम बैकवर्ड रीजन पे लगाए देंगे, जहां पर क्या था, जहां पर कच्चा माल महंगा था, कच्चा माल महंगा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का मतलब कुछ भी ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जहां पर हम सामान को आयात निर्यात कर सके। रोड नहीं थी, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, साथ ही कोई मार्केट नहीं थी, वहां पर लेबर, सस्ता लेबर नहीं मिला हमें, सस्ता लेबर मजदूर नहीं मिल रहा है, प्लस
इसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास मार्केट नहीं है। ठीक है, अब इन सारी चीजों के ना होने पर भी इन्होंने किसी जगह पीएसयू लगाया, इसलिए कि वहां के लोग उसमें काम पाएंगे और डेवलप करेंगे। लेकिन पीएसयू क्या थी, कैपिटल इंटेंसिव थी और उसमें एक्सपर्ट को ही काम मिल सकता था, एक्सपर्ट को ही काम मिलेगा। लेबर इंटेंसिव में सबको काम मिलता है, कैपिटल इंटेंसिव में एक्सपर्ट ही काम करता है। तो एक्सपर्ट ही भाई जब काम करेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब एक्सपर्ट ही काम कर रहा था लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में इनके, तो उसमें दिक्कत की बात ये हुई कि वहां के जो जहां पर उद्योगों को जिस स्थान पे लगाया गया, तो स्थानीय लोग का विकास जो है, स्थानीय लोगों का विकास जीरो हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। क्योंकि यार इनको काम ही नहीं मिला, तो इनकी कोई अर्निंग ही नहीं हुई, इनको मार्केट में भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेबर इंटेंसिव चीजें थी नहीं डेली यूज की कि सब लोग खरीदते, ऐसी कैपिटल इंटेंसिव चीजें थी कि जो ज़्यादा लोग खरीदते नहीं, तो इनको बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं हुआ स्थानीय लोगों को। इस तरीके से उद्योगों को जहां पर लगाया गया उस जगह का सही चुनाव ना होने के कारण डेवलपमेंट में दिक्कतें आई। अब इसको ठीक करने के लिए, सरकार अब नई पीएसयूज तो लगा नहीं रही है, लेकिन कोशिश ये कर रही है कि जहां पर ये हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जाए, ताकि कुछ काम चलाऊ व्यवस्था पहले से बेटर हो पाए। इसके बाद क्या दिक्कत आई कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के लगभग 58% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, 58 क्या, इसको राउंड फिगर में कहती 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस इस पे किया, उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो जो भी बजट आया, आगे आप अभी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये बात उसमें समझ में आएगी कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मॉडल और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से दिक्कत पैदा हुई होगी। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम फंड को एलोकेट करते हैं। अगर एक आदमी को हम काम करने के लिए पैसा दे देंगे तो दूसरे के लिए कम पड़ जाएगा। यानी अगर उद्योग पर आप, मतलब अभी के लिए इतना जान लीजिए कि उद्योग पर अगर पैसा बढ़ाएंगे तो कृषि पर पैसा ऑटोमेटिक घटेगा। यानी कि पिछले साल जितना हमारे देश की जीडीपी होती है वो, और जितनी सेविंग होती है, उसके बाद जीडीपी आएगी, कुछ कंजप्शन आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो सेविंग आएगी, जितना पैसा बचा, वो पैसा या जो जीडीपी है वही मान लीजिए वो अगले साल के इन्वेस्टमेंट का काम करती है। अब उद्योग बढ़ेगा तो कृषि घटेगी, क्योंकि कितना हमारे पास सेविंग है जिसको हम निवेश के रूप में लगा सकते हैं वो फिक्स है। तो हमने उद्योग पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि ऐसे बराबर बराबर पहलू होने चाहिए थे, लेकिन हमने ये किया, इसको बना दिया उद्योग और एकदम से इतना छोटा सा कर दिया, ये हो गया कृषि हमारा। तो कृषि इतना छोटा पड़ गया कि आपको स्क्रीन में भी नहीं दिख रहा है, कृषि एकदम छोटा पड़ गया। तो इससे क्या हुआ कि कृषि पर निर्भर है 58.2% लोग। 60% लोग जो कृषि पर निर्भर हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल डाउन चली गई। सिर्फ औद्योगिकरण वाले लोगों की, मतलब जो है उद्योगधारियों की खाली ग्रोथ हुई। ठीक है, उद्योगपतियों की ग्रोथ हुई खाली। ठीक, और बाकी लोगों की ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन और साथ ही साथ एग्रीकल्चर डाउन जाएगी तो हमारे देश में क्या होगा, खाद्य संकट, खाद्य संकट पैदा हुआ। अब इन दोनों चीजों को डील करने के लिए सरकार ने क्या किया कि एग्रीकल्चर को 10th प्लान में पीएमएफ बनाया है। ठीक है,
10th प्लान में कृषि को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाया है। और इसके बाद क्या किया, जो भी WTO से बेनिफिट मिल सकता था कृषि को, WTO से बेनिफिट भी दिलाया, से फायदा दिलाया। ठीक है, ये 2 काम किए, इस बात को आप समझे। इसके बाद अगला दिक्कत क्या आई कि हमारे देश के जो लोग मतलब फाइनेंशियल जो वित्तीय लोग थे, उनकी भी नीतियाँ खराब थी, उनकी भी नीतियाँ ठीक गलत वित्तीय नीतियाँ थी उनकी। गलत वित्तीय नीतियाँ कैसे थी कि पहले तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाई इन्होंने, जो कि पहले भी डिस्कस हम आपसे कर चुके हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि पूंजी पर निर्भर इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, पूंजी आश्रित उद्योग लगाया। पूंजी पर आश्रित उद्योग लगा दिया। अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री CII लगाया इन्होंने। तो इससे क्या हुआ भाई कि और साथ में साथ हमने जो ये लगाए, ये सरकारी लगाए, तो इनको PF, पेंशन, सैलरी, प्लस बैंकों का एकीकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण से कारण हमको जो है ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ब्याज देना पड़ेगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण। ठीक, साथ ही साथ टैक्स की चोरी लोग करने लगे, करों की चोरी, कर की चोरी। ठीक है, इसके साथ साथ मार्केट की कमी, बाजार की कमी हो गई। साथ ही साथ प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब जो योजनाबद्ध खर्चे थे उनके मतलब योजना के बाहर फर्जी खर्चे हुए। योजना के बाहर खर्चे किस प्रकार से हुए कि जैसे पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने में खर्चा हो गया। तो अब इसमें हमारी क्या गलती, इसमें गलती ये है कि हमें पहले से प्लान रखना चाहिए कि हमारे बगल में एक ऐसा देश है हमारे पास आक्रमण कर सकता है, थोड़ा पैसा उसके लिए भी रखें। ये पहले से सोच कर रखना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक प्लान बनाया, आपका एनर्जी दूसरे तरफ चली गई, तो आपका प्लान फॉलो नहीं हो पाएगा ठीक से। लेकिन अगर पहले सोच के रखें कि यहाँ अगर एनर्जी लगेगी तो ये लगा देंगे, तो आपका प्लान सही से फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको दिक्कत हुई, इससे हमारा राजकोष खराब हुआ, फिस्कल डेफिसिट में गए हम। अब इसको रिफॉर्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या किया गया, इसको भाई सही करने के लिए कर सुधार किया गया। और साथ ही साथ कर सुधार क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ वित्तीय सुधार किया गया, वित्तीय नीतियां और राजकोषीय नीतियां सही करी गई, और राजकोष नीति इनको क्या किया गया, इनको ठीक किया गया। ठीक है, इन सारी चीजों पर फोकस किया गया। इसके अलावा पहले क्या होता था, जो भी प्लान बनते थे, जो भी योजनाएं थी, उनका राजनीतिकरण हो जाता था। योजनाओं का राजनीतिकरण, योजना का राजनीतिकरण करने लगे लोग। अब ये तो बहुत गलत बात है। योजना के राजनीतिकरण के वजह बहुत सारी दिक्कतें आई। योजना के राजनीतिकरण के वजह से घोटाले हुए, घोटाला हुआ, और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ये सारे घोटाले जो हुए, उसका इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज़्यादा ब्लेम, और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ब्लेम डालती है गठबंधन सरकार पर। ठीक है, गठबंधन की सरकार के कारण ऐसा हुआ। क्यों ऐसा कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ गठबंधन की सरकार की वजह से, कि गठबंधन की सरकार में सरकार बचाने के लिए अगर कोई बिल पास हुआ
कि एक सड़क बननी है, बिल पास हुआ सड़क बनने का या नहर बनने का बिल पास हुआ, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि फला इस हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फला हम पैसा दे देंगे, इस सांसद को सारा का सारा। और फिर वो चाहे पैसा अगर खा भी ले रहा है तो उसके खिलाफ हमने केस सिर्फ इसलिए नहीं बैठाया कि हमारी सरकार चलती रहे, ठीक है। और उसको जोर जोर से चिल्ला करके जनता को सुनाया कि हम ये बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने ये किया, वो किया। इससे क्या होता है, जनता के मन में एक अपना जो विश्वास है, एक ट्रस्ट है, वो कम होता है। जनता समझेगी कि ये नेता तो सब झूठे होते हैं, एक नंबर के झूठे नेता होते हैं, तो जनता के मन का विश्वास घटा। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था कि राजनेताओं को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो जनता के लिए एक रोल मॉडल बन सके, एक आइडियल बन सके, एक आदर्श बन सके, जिसे जनता भी फॉलो कर पाए, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज जो मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट पर पुअर परफॉर्मेंस रही। एक चुटकुला है इसी के ऊपर कि जॉर्ज बुश एक बार लालू यादव को अपने घर पे बुलाते हैं, तो लालू यादव उनका घर देखते हैं और कहते हैं, वाह जॉर्ज बुश जी, आपने घर बहुत अच्छा बना रखा है। तो बुश कहते हैं कि उस सामने जो पुल देख रहे हो, तो कहते हैं हाँ पुल भी बहुत बढ़िया है। तो जॉर्ज बुश कहते हैं कि इस पुल का आधा पैसा मैंने घपला कर दिया और अपना घर बना लिया। तो अगली बार लालू यादव उनको अपने घर पे बुलाते हैं, तो लालू यादव का घर उनसे भी बढ़िया बना हुआ है। जॉर्ज बुश देख के कहते हैं, अरे वाह लालू जी, आपने तो और भी बहुत बढ़िया घर बनवा लिया। तो लालू यादव उनको चाय पिलाने ऊपर बालकनी में लेके जाते हैं। इसके बाद कहते हैं, ये सामने जो पुल देख रहे हो, तो जॉर्ज बुश कहते हैं सामने तो नदी है, पुल तो नहीं दिख रहा है हमें। तो कहते हैं वही पुल है, उसका पैसा खा के हमने जो है अपना घर बनवा दिया। तो ऐसा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से फॉलो किया, सरकार ने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया। मतलब ये तो चुटकुले की बात थी, लेकिन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया। ऐसा वाकई में करप्शन हुआ। ऐसा नहीं कि लालू यादव ने करप्शन किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने करप्शन किया, घोटाले किए, और इसका नतीजा ये हुआ इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक संकट आया हमारे देश पर 5 सालों के लिए लगभग, और इससे बचने का हमारे पास कोई संसाधन नहीं था गठबंधन सरकार के। और इससे क्या हुआ कि 2 बातें होती हैं, आपको फटाफट में बता दूंगा। एक तो जनता का विश्वास कम होता है, ये घटा। दूसरी बात जो ये हुई कि चूंकि डेवलपमेंट, विकास तो अवरुद्ध हुआ ही हुआ, ठीक है, साथ ही साथ आपके पास कोई अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो एक तरीके से हमारा विकास घटा। ये दोनों चीजें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इस तरीके से टोटल खुशहाली, हैप्पीनेस हमारे देश की घटी। अब ऐसा लगता है कि जैसे एक पुल नहीं बना तो पुल ही तो नहीं बना, लेकिन पुल ना बनने से बहुत सारे काम, पुल क्यों बनाया जा रहा है उसके पीछे एक प्रॉपर विजन होता है कि पुल बन जाएगा तो यहाँ के लोग आगे के कॉलेज में जाकर पढ़ पाएंगे, यहाँ के जो घर वाले हैं वो सब्जी मार्केट में नहीं जाके बेच पाते हैं, मार्केट में जाके बेच पाएंगे, ट्रैक्टर आ जाएगा इनके घर में, खेत में अच्छे से जुताई वगैरह कर पाएंगे। तो इन सारे जो है तरीकों के लिए
पुल नहीं बनने से ये सारे काम अवरुद्ध होते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने घोटाला किया तो उससे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे का एक पूरा पूरा विजन छूट जाता है। तो इस तरीके से हमने कुछ समालोचना किया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे समावेशी विकास के बारे में, समावेशी विकास के बारे में। तो देखिए, समावेशी विकास का आपके सामने हमने रख दिया है। तो समावेशी विकास, समावेशी है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? यूएनडीपी और 11th प्लान, यूएनडीपी और 11th प्लान दोनों ने इस चीज़ को बताया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, समावेशी विकास क्या होता है। इसमें क्या होता है, सबका लाभ होना चाहिए। पहली चीज़, ऐसी चीज़ हम बनाएंगे, ऐसे योजना बनाएंगे कि जिससे जब लाभ निकल के आएगा तो सबका लाभ होगा। और दूसरा, उस योजना को अप्लाई करने के लिए सबके पास समान अवसर होने चाहिए। ठीक है, अवसर की बात किस तरीके से दिक्कत हो जाती है कि कोई गरीब आदमी वो अवसर ही नहीं पाएगा। तो अवसर देने के लिए जैसे 11वें प्लान में चूंकि हमने क्या किया, पीआरआई चलाया, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी या महिला हैं, इन सब लोग को आरक्षण दिया। किसमें? पीआरआई में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इससे क्या होता है कि सभी लोगों का विकास हो पाएगा। दरअसल इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है किसी पूरे देश के विकास के लिए, लेकिन शुरू से ही हमारे देश में नहीं हो रहा था इंक्लूसिव ग्रोथ। शुरुआत से ही इसकी कमी थी। पर ये पता कब चला, कैसे पता चला कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा? आपको मैंने पहले भी बताया है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म का टाइम आया, आर्थिक सुधार का टाइम आया, जब प्राइवेट के हाथों में ज़्यादा चीज़ें गई तो विकास बहुत तेज़ी से हुआ। तब दिखाई पड़ने लगा कि अरे कुछ क्षेत्र हैं इनका तो विकास ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री ही नहीं लगा रहा है, यहाँ के लोग तो एकदम पिछड़े रहे जा रहे हैं। तो उन सारी जगहों का विकास करने के लिए अल्पसंख्यक, महिला, एससी एसटी ओबीसी, इन लोगों को आरक्षण दिया गया। बहुत जगहों पर ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसमें इनको आरक्षण दिया जाए या इनको विकास करने के लिए कुछ अलग से साधन दिए जाएं। जैसे कि पीआरआईज में इनको आरक्षण दिया गया। ऐसे ही बरहमा प्लान जो है, 12th प्लान, उसमें एक नारा लगाया गया कि तीव्र मतलब फास्ट, एक तो फास्ट ग्रोथ करेंगे, फास्ट डेवलपमेंट करेंगे, टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, और समावेशी मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ हम करेंगे। इन सारी चीज़ों से इसको हमने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हमने बताया है इसको समावेशी विकास को ठीक करने के लिए कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक नीतियों को फॉलो किया गया, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ अल्पकालिक और कुछ दीर्घकालिक नीतियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। समावेशी विकास करने के लिए अल्पकालिक कुछ नीतियाँ लाई गई और कुछ दीर्घकालिक नीतियाँ लाई गई। तो अल्पकालिक कौन सी नीतियाँ लाई गई कि ऐसे वर्ग जिनको भोजन की पौष्टिकता नहीं, भोजन और न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए कुछ योजना लाई गई। कौन सी योजना लाई गई? जैसे कि मिड डे मील योजना। मिड डे मील आप जानते ही हैं। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय, अंत्योदय योजना, ठीक है आदि। ऐसे ही खाद्यान्न, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाएगा, वो उसके बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी योजनाएं लाई गई। स्वास्थ्य और स्वच्छता के विकास करने के लिए हम क्या लाए कि एक मिशन लाए, आशा। आपने रेडियो अगर आपने सुना होगा तो इसके बारे में आपने सुना होगा, मिशन इंद्रधनुष।
मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सफाई के ऊपर कैंपेन आदि इत्यादि चीजें हम लेकर आए, ठीक है। इस बात को आप समझने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आदि। ऐसे ही आवास के लिए इंदिरा आवास योजना या राजीव आवास योजना, ठीक है, ये सारी चीजें हम लेकर आए। तो समावेशी विकास करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए जो अल्पकालिक नीतियां थी वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ऐसी नीतियां थी कि जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हम किसके पास मुहैया करा पाएं, ऐसे पिछड़े वर्ग जिनके पास ये सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनको हम दे पाएं, ठीक है। इसका हमने पूरा प्रयास किया। मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया गया पिछड़े वर्ग को, डिसएडवांटेज सेक्टर को। इसके साथ साथ देखिए, जैसे पेयजल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान आदि। इसके लिए राष्ट्रीय पेयजल प्रोग्राम या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम लेकर आए। और दीर्घकालिक योजनाओं में इस तरीके की योजनाएं लाने का प्रयास किया गया कि जिससे रोजगार लोगों को मिल सके, गरीबी हट सके। तो रोजगार किस तरीके से देते, कुछ स्कीम लाए, जैसे नरेगा मनरेगा आदि स्कीमों से रोजगार देने का प्रयास किया गया। दूसरा, रोजगार देने से गरीबी ऑटोमेटिक हटेगी, एक इस चीज पर ध्यान दिया गया। दूसरा हम देखेंगे कि शिक्षा और कौशल विकास की तरफ ध्यान दिया गया। कौशल विकास और शिक्षा, कौशल विकास से क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट से आदमी खुद काम भी, प्राइवेट भी काम पा सकता है, ठीक है। और रोजगार से पैसा कम से कम अपने रोजमर्रे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन, इसके अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जिसको नो प्रॉफिट नो गेन पर 2008 में, इसके बारे में बताएंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन, जिसने 2008 से लेकर के, ठीक है, 2009 के बीच में, 2008-9 में क्या किया, 2008-9 में इन्होंने क्या किया भाई, 2008-9 में इन्होंने लगभग 50 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराने का जिम्मा निकाला कि 50 करोड़ को 2022 तक कौशल विकास करेंगे इनका आईटीआई के थ्रू। इसका एक आप देख सकते हैं, मेनली आईटीआई के थ्रू इन्होंने करने के बारे में सोचा, ठीक है। इसी तरीके से पता नहीं क्या,
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें की गई। साथ ही साथ कुछ ऐसे टारगेट बनाए गए जिससे और अच्छा हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सबका समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। आगे क्या क्या समस्याएं आई इसमें और किस तरीके से सरकार कोई जो एक योजना बनाती है, खासकर जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाए तब योजना जो बनाती है वो कैसी योजनाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।